सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। ये वीक जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस कर रहा है, इसकी अहमियत और बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इवेंट से लेस्ड है। कल तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन और आज भी इकोनॉमिक सर्वे टेबल होता हुआ नजर आएगा आपको। फेड की आज से 2 दिनों की बैठक यूएस में शुरू हो जाएगी शाम को। खैर, हमने कल भारतीय बाजारों में बड़ा वॉलेटाइल सेशन देखा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि दोपहर 2 बजे से वो आखिरी के 1.5 घंटे एक बढ़िया कमबैक, एक बढ़िया रिकवरी, कुछ हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह में एक अच्छा एक्यूमुलेशन लोअर लेवल्स पे देखने को मिला। उसके बाद आज एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि भाई थोड़ा बहुत और मोमेंटम बचा है। हम ऑलमोस्ट 1/3 से आधे % के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहे हैं, उस बीच में झूल रहे हैं। देखते हैं किस तरह की वाकई ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग के बाद बाजार का बिहेवियर कैसा रहता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि अदानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ खुलने के साथ ही हमने देखा था काफ़ी सेंटिमेंट्स डेंट हुए थे। तो आज वो एफपीओ बंद होने जा रहा है, तो देखते हैं दिन के दौरान कैसा रिस्पॉन्स मिलता जाता है, किस तरह की और वो खबरों का सिलसिला तूल पकड़ता है। ये सब वॉच आउट करने की ज़रूरत। लेकिन जो पिच रिपोर्ट है वो ओवरनाइट किस तरह के संकेत हैं, सेंटिमेंट्स ओवरऑल कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो दिखाएगा आपको। ये कल की पिच डायरेक्टर साहब ने रख तो सख्त वाली दी थी। हमने बताया था कि इसमें पपड़ी जमी हुई है, नीचे मामला गड़बड़ है। वो गोरे जो हैं कल फूफा जो है 6,000-7,000 करोड़ पर लपेट लिए लेके निकल लिए 2 दिनों में ऑलमोस्ट ये 1.5-2 बिलियन डॉलर निकाल दिए। मेरे ख्याल में 24-25 दिसंबर से टिल डेट 50,000 करोड़ का माल चिपका गए हैं और ये एकदम से एग्रीवेट हो गया है। 6,000 परसों मतलब फ्राइडे को, और फिर कल 7,000 करोड़ रुपए कैश मार्केट में। ये वापस वो इंटेंस सेलिंग का समय आ गया। सबको लग रहा था इतना बेच दिया, अब कहाँ बेचेंगे, वो तो और लपेट के फेंक रहे हैं। ओवरऑल होल्डिंग उनकी जो है 17% के आसपास पूरे देश में, और वो लगातार घट रही है, बहुत खूब बेच रहे हैं। ये जो बाद में शॉर्ट कवरिंग आप लोग कराते हो ना, इसी चक्कर में और बेचते हैं। और कोई लार्ज ट्रेड नहीं है, कोई लार्ज 7,000 करोड़ की आई तो मैंने कहा चलो कोई लार्ज ट्रेड होंगे, एक नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है सारे एमएसएमई प्लेटफॉर्म के ट्रेड हो रहे हैं, मे बी, है ना। ये दिखता ही नहीं है कोई लार्ज ट्रेड हो रहा है, फिर इस तरह की सेलिंग है। एक्चुअली चिंता यही है, हर राइस पे लोग सेल कर रहे हैं और केवल इंडेक्स मैनेजमेंट है। आप नीचे देखो, ऐसी कटाई चल रही है ना, जैसे धान काटा जाता है वैसे। तो इसलिए मार्केट में बार बार कहता हूँ कि बहुत ही शेकी ग्राउंड पे है, और एफआईज अगर इतना पैसा निकाल रहे हैं तो मैं उस थ्योरी को बाय नहीं करता हूँ जिसमें कि डोमेस्टिक फंड मैच कर रहे हैं, डोमेस्टिक फंड ने सपोर्ट कर रखा है, हमारा इंडेक्स तो केवल 6% गिरा है। उनको तो ये सब फंड मैनेजर्स की पॉजिटिव बातें होती हैं, बुरी नहीं है, लेकिन इन बातों को भरोसा करके आप पोजीशन नहीं ले सकते हैं ना। इन्वेस्टिंग के लिए दूसरे डेटा भी देखने चाहिए। तो ठीक है, अब इन्वेस्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, मार्केट 6% गिरा, लेकिन आप उन लोगों से पूछिए कि ना जिनके स्टॉक आधे हो गए हैं। आपने किसी, मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजीज़ में जो जॉब वर्क करते हैं तो उनके स्टॉक आधा हो गया है, 50% 60% तक की फॉल है। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। एफआई की सेलिंग हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। 6800 करोड़ का एक दिन में बेच देना, रोज बेचना 5-6 हज़ार करोड़, ये कंसर्न। इसलिए मैं पिच कह रहा हूँ, अभी भी ये सख्त पिच इसलिए हमने रखी है कि बजट से पहले है, तमाम स्पेसिफिक में कहीं शॉर्ट कवरिंग, कहीं सब, ये सब होप है भाई। लेकिन होप के नीचे मतलब देखिए, आप ऐसा ना कि उड़ने की कोशिश करिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि या तो पैराशूट बांधे रहिए या पैर इतने लंबे हो जाए ज़मीन पे भी रहें। खाली क्रेन पे बैठ के उड़ने से कुछ नहीं होता है। कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है, और कंटेंट है आपके लिए डेटा। तो आई एम बैक्ड विद डेटा, मैं डेटा की बात करूँगा, इसलिए हवा में बातें नहीं करेंगे। पिच अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि सेंटिमेंट के तौर पे कई बार पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए हमने कहा कि सख्त पिच दिखाओ, लेकिन डेटा सपोर्टिव बिल्कुल नहीं है। डेटा सपोर्टिव नहीं है। कल की रिकवरी बड़ी फ्रेजाइल सी लग रही थी जब इस तरह की कैश मार्केट की सेलिंग आती हुई। कोई रिस्पाइट नहीं है, कोई होप नहीं जाग रही है। बजट से पहले ऐसा लग रहा था स्क्रीन थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी, साइंस ऑफ स्टेबिलिटी दिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस रे ऑफ होप बस यही है कि कल आखिरी के 1.5 घंटे में जो रिकवरी आई थी, ऐसा लगा कुछ स्मार्ट मनी मूव इन कर रहा है। पर देखते हैं इवेंचुअली ये सही इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है लार्जली, अदरवाइज नीचे मामला गीला सा है। खबरों पे रखें स्टॉक्स, कोशिश कर रहा है दोनों में बांट दूं, हरे और लाल में। कंसाई नरोलैक पहला है, हरा रख रहा हूं क्योंकि अपनी जमीन थाने में, थाने मतलब मुंबई के फेरी में एक और लोकेशन, मुंबई डिस्ट्रिक्ट का थाने डिस्ट्रिक्ट लगती है बगल में।
तो इफेक्टिवली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ही हो गया है ना, एमएमआर में ही आता होगा थाने? या पता नहीं, मतलब समझ लीजिए थाने, हाँ एमएमआर में है। एमएमआर में ही है। तो थाने में इन्होंने अपनी जमीन बेची है 660 करोड़ रुपए में, प्लस आज थोड़ा सा क्रूड, हालांकि इन्होंने सुबह कमेंट्री में ग्लोबल मेंशन कर रखा है क्रूड के उस कूल ऑफ पे ज्यादा भरोसा मत करिएगा, लेकिन फिर भी $2 के आसपास कल और ओवरनाइट ट्रेड में जो इक्विटीज डाइजेस्ट करके गए थे और आज सुबह जो खड़ा हुआ है क्रूड करेक्टेड नजर आएगा आपको। तो कंसाई नारोलैक को मैं इस समय तो रख रहा हूं ग्रीन, लार्जली उस लैंड सेल के चलते। ऐसे ही केईसी इंटरनेशनल को मैं वैसे टीम में लार्सन एंड टूब्रो को शुमार करना चाहता था, बड़ा मिक्स रुझान था। और कल बजट में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है एलएनटी के लिए, भाई केपेक्स के स्पेंड वगैरह, तो एलएनटी कंफ्यूजन था तो मैंने हटा दिया है टीम से। हैवी वेट है तो थोड़ा इस समय देखते हैं किस तरह की रुझान बनता है, नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा होगा। केईसी को इंक्लूड कर लिया, 1131 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स इसने बैक करें कल बाजार बंद होने के बाद जो अपडेट आया। तो लगातार ऑर्डर्स बुक्स फेल हो रही है, कांस्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं इस कंपनी की तरफ से, अच्छी बात है। लार्सन एंड टूब्रो के रिजल्ट्स में भी रेवेन्यू मोमेंटम इनलाइन एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा और मैनेजमेंट की कमेंट्री स्लो डाउन को सब श्रग ऑफ कर रही है लिटरली, कहना है बहुत अच्छा डील पाइपलाइन नजर आ रही है, आउटलुक तो पॉजिटिव आउटलुक, कमेंट्री अच्छी है। केईसी को रखे रडार पे। निप्पॉन लाइफ एएमसी को ग्रीन लेके जा रहा हूं, नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। रेवेन्यूज क्यू ऑन क्यू देखते हैं हम इन कंपनीज को, तो क्यू ऑन क्यू आय में 7% का इजाफा, 335-336 करोड़ पे एक ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन देख रहा था मैं, उसके सामने 355 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ है। 7% रेवेन्यू बढ़ा, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% का उछाल। हाँ, मुनाफा आपको थोड़ा सा एक, हालांकि एस्टिमेट से मुनाफा बेहतर है, पर मुनाफे में एक बात ध्यान रखिएगा, अदर इनकम इस बार कम हुई है। कोर इनकम में कोई इशू नहीं था, अदर इनकम रिड्यूस हुई, फिर भी इवन प्रॉफिट के नंबर एस्टिमेट से अच्छे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूं, पैट फ्लैट नजर आएगा आपको। दरअसल बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट यील्ड्स में देखने को मिल रहा है, जो कि जितना स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा था उससे कहीं बेहतर है। तो निप्पॉन लाइफ के नंबर्स अच्छे हैं, अब देखते हैं रिएक्शन कैसा रहेगा, लेकिन अच्छे नंबर्स पे ग्रीन लेके चल रहा हूं। 3 हो गए। चलिए, पहला स्टॉक है मेरा भारत पेट्रोलियम। इनके नतीजे आए कल, तो उम्मीद से थोड़ा बेटर कर लिया इन्होंने। 1960 करोड़ का इन्होंने मुनाफा दिखाया, 1436 करोड़ का अनुमान था, एब्सोल्यूट टर्म में और बेटर है। और रेवेन्यू भी 1,19,000 करोड़ के दिखाया है। ये हालांकि पोल से थोड़ा सा कम है, 2-3 हज़ार करोड़ कम है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव किया, 3 की जगह 3.6% रखा है। और एबिटा लेवल पे भी काफ़ी 800 करोड़ के आसपास का बीट है। तो जो क्रैक्स हैं, मार्जिन्स हैं जो एक उस पेट्रोलियम बेचने के, वो इनके फेवर में गए, इसलिए बीपीसीएल ग्रीन में रख सकते हैं यहाँ पे। आइनॉक्स लीजर के नतीजे क्या, हालांकि नुकसान जो है 40 करोड़ का इन्होंने दिखाया, पहले 1 करोड़ का था, अब वो 40 करोड़ का है। रेवेन्यू 73-74% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है 44 घट के 33। ये कल इसीलिए गिर रहा था क्या पीवीआर? नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए थे। पीवीआर फ्राइडे को पठान के पहले बहुत चला, जब पठान के बहुत अच्छे नंबर आए तो प्रॉफिट टेकिंग आ गई। नहीं, इनका असर भी तो उनको ऊपर जाएगा, अब जाना ही चाहिए, क्योंकि तो दोनों भाई भाई होंगे। पर कल बहुत गिर गए हैं। ये आइनॉक्स तो नहीं गिरा, आइनॉक्स तो सही रेट है, मैंने इसको देख के लग रहा था पीवीआर कर दूं, लेकिन कल पीवीआर मेरे ख्याल से प्रेशर में आ गया था, काफी गिरा है कल। और 300 करोड़ रुपए पठान बोल रहे हैं कलेक्शन करा है, उसके बाद पीवीआर में इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग। किसी ने यूट्यूब वाले में अपने पूछा भी था कि पठान तो चल रही, फिर ये क्यों गिर रहा है? एक समय तो 4 या 5% गिरा हुआ था इस स्टॉक। एक्चुअली पॉपकॉर्न बहुत महंगा कर दिया इन्होंने। आपने खाया था जब गए थे पिछली बार? भाई साहब बहुत ही महंगा है, तो छोड़ दो आपको। अच्छा, आप पॉपकॉर्न और कोला के बाहर जाओगे तो फिर भी ठीक है, लूप सूप है, उसमें खाना पीना किसी रेस्टोरेंट के बराबर ही, उससे कम ही रेट मिलेगा, पर पॉपकॉर्न सब लूट ले जाता है। और उसमें भी ऐसा टोकरा आ गया लिटरली, इतना बड़ा सा, 450 रुपए का बकेट पूरी, ये लो खाओ, चॉकलेट फ्लेवर। तो इसलिए आइनॉक्स भी रेड में रख रहा हूँ, नतीजे कमजोर अच्छे नहीं है। कोल इंडिया, इसको मैंने रेड में रखा है। आज इसके रिजल्ट आने हैं, मुझे नहीं पता रिजल्ट कैसे आएंगे, लेकिन मैं आपको दूसरी कहानी बता रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में कोयले के दाम में 25% की गिरावट आई है। अब वो हो गया $265 पर टन, जो कि 300 से ऊपर चला था। एक एक दिन में ऐसी गिरावट आ रही है, हफ्ते भर में 26% गिर चुका है। उसका कारण ये है कि
जो इस बार ठंड कम पड़ रही है यूरोप और अमेरिका साइड में, तो एनर्जी की डिमांड कम है, इसीलिए क्रूड की उतनी डिमांड नहीं आई। गैस तो बिल्कुल कोलैप्स है यूएस वगैरह में, $3 से नीचे, और कोल की डिमांड 30% कम हो गई। प्लस चाइना ने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था ऑस्ट्रेलियन कोल इंपोर्ट पे, तो उससे प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब उसने खोल दिया है कि जाओ खूब लेके आओ ऑस्ट्रेलिया से कोयला, तो उन्होंने भी खूब प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से कोयला की प्राइसेस और तेज़ी से गिर रहे हैं। भारत के सरकार ने ये कहा है, आप जाके पढ़ लीजिएगा, राइटर्स ने खबर छापी है कि सरकार इस बार गर्मी में पीक डिमांड से निपटने के लिए बिजली की कंपनियों से कह रही इंपोर्ट करो कोयला और उसको खूब अपने यहाँ बिजली बनाने में उत्पादन करो, जबकि भारत में 70% बिजली कोयले से बनती है। और हमने तमाम वो नियम कायदे कानून बना रखे हैं कि 2060-70 तक क्या नेट कार्बन सब, भैया ये सब ना पूरी दुनिया में सब ध्वस्त हो गया है। यूएस, यूके, यूरोप, इंडिया, चाइना दबा के कोल यूज़ कर रहे हैं सब, क्योंकि आप पहले अपना घर देखोगे कि पहले एमिशन नॉर्म करोगे, तो कोयले की डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, और चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बहुत नीचे चले गए हैं, तो मुझे लगता है कोल इंडिया में ये प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए तीसरा ये भी है रेड में। और रिजल्ट पता नहीं कैसा रिजल्ट हो सकता है, अच्छे आ जाए, माल काफ़ी बेचा था इन्होंने। अगला है भाई MRPL, ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस है, इसीलिए ग्रीन मेंशन कर रहा हूँ। आय में 8% का सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट, ये बहुत वॉलेटाइल रहता है, ऐसी रिजल्ट इसके ऐसे ही वॉलेटाइल भी रहते हैं, स्टॉक भी वैसे ही, जरा देखिएगा 2000 करोड़ रुपए का एबिटा लॉस के सामने 250 करोड़ रुपए एबिटा पॉजिटिव हो गया, तो 1.1% के बीटा मार्जिन आ गए। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $8 प्रति बैरल के आसपास, नंबर्स डिसेंट ग्रीन रखा। एसएच केलकर बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, कल इसने अनाउंस करा कि यूरोप में PFW अरोमा इंग्रेडिएंट्स को खरीद लिया, इन्होंने एक तगड़ा एक्विजिशन करा एक्चुअली, 53-54 लाख यूरोज के आसपास। एस्टेक लाइफ साइंसेज अगला स्टॉक, इसको अब टीम सारी रेड है, 5 ग्रीन कर दिए थे, 5 रेड रखे। एस्टेक लाइफ साइंसेज को रेड इसलिए रखा है क्योंकि नंबर्स वाकई दिक्कत भरे, और ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह दिक्कत। आय 32% साल दर साल गिरी, इवन क्यू ऑन क्यू 41% का डिक्लाइन। इबीटा 72% साल दर साल गिरा। इबीटा मार्जिन 24-25% वाले 10-10% पे आ गए साल दर साल। अरे क्यू ऑन क्यू देखूंगा तो भी 17 से 10%, 700 बेसिस पॉइंट तो क्यू ऑन क्यू मार्जिन से रोड हो गए। ये सब नंबर्स देख के मैंने इसको लाल रखा है। 6 निपटा दिए। चलो फटाफट अगले 3 में भी निपटा देता हूँ। चौथा स्टॉक है धामपुर शुगर, इसको मैंने ग्रीन में रखा है, नतीजे खराब हैं, कि फिर भी मैंने ग्रीन में क्यों रखा है बताता हूँ आपको। नेट प्रॉफिट 20% गिरा है, रेवेन्यू 3% गिरा है, एबिटा 14% गिरा है, मार्जिन 17 से घट के 15 के आसपास आ गया है। नतीजे खराब है, कहाँ से खराब है? शुगर से। शुगर सेगमेंट ने रेवेन्यू इनका जो है काफ़ी गिरा 4%, और एबिट लेवल में 63% की फॉल है, मार्जिन भी 10 से घट के 4 शुगर में। लेकिन एथनॉल में 59% की ग्रोथ है रेवेन्यूज़ में, केमिकल्स में थोड़ा सा नरमी है लेकिन फ्लैट सा है, और स्पिरिट्स में जो है 43% की ग्रोथ है। इस स्टॉक को आप 1 महीने का चार्ट देखिए, ज़बरदस्त इसकी धुलाई हुई है, पिटा पिट करके ये सब एकदम नीचे आ गया है। आज मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि इसकी सेगमेंटल ग्रोथ ठीक दिख रही है, स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत दिनों बाद चीनी के दाम $21.50 पहुँच गए, जो अब तक $19 के आसपास हॉवर करते थे। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ना, घरेलू मार्केट में प्रोडक्शन कम होना, और बारिश हो रही इसलिए हो सकता है शुगर सीजन जल्दी ख़त्म हो जाए, मिल्स बंद हो जाएंगी, तो यहाँ प्राइस फर्म अप होंगे, और जैसे इंटरनेशनल प्राइस बढ़ते हैं ये लोग एक्सपोर्ट अपने बढ़ा देते हैं, जिससे इनको ऊंचे दाम पर मिलते हैं। तो प्राइस करेक्शन इसको देखते हुए मुझे लगता है धामपुर शुगर में आपको ग्रीन ट्रेड लेना चाहिए, रिजल्ट को इस समय इग्नोर करना चाहिए। और इसी के मद्देनज़र मैंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग और द्वारकेश को भी रखा है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसिंग जो लगातार बढ़ी है $21-50 पर गई है, ये मुझे बहुत सिग्निफिकेंट लग रही है शुगर कंपनी, इसलिए इसमें इन तीनों को ग्रीन में रखा है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से, और अगले 4 स्टॉक्स में लॉरस लैब रेड में है। क्यों रेड में है? क्योंकि जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट दी है और उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी, लेकिन टारगेट काट के 325 कर दिया है, जो पहले इनका टारगेट 395 था। सिटी ने सेल रेटिंग दी है, टारगेट 350 कर दिया है। उनका ये मानना है कंपनी ने अपना रेवेन्यू एस्टिमेट को मिस किया है, 4% एबिटा मिस किया है,
तमाम सारे कंसर्न्स आगे खड़े हुए हैं और ARV बिजनेस ने टेंट किया है थर्ड क्वार्टर में, तो मुझे लगता है कि ये रेड में रहना चाहिए। दो ब्रोकरेज इसके लिए अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। फ्यूजन माइक्रो CLSA के इसको रिपोर्ट बहुत पसंद आई है, इसके रिजल्ट्स पसंद आए हैं। 550 का टारगेट दिया, 375 वाले में 550 का टारगेट है। उनका मानना है कि ये यंगेस्ट लार्ज MFI प्लेयर है इंडिया में और जिसकी बैलेंस शीट $1 बिलियन की हो चुकी है, तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। गेल में जेफरीज की रिपोर्ट है होल्ड की, लेकिन मैंने इसको रेड में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने होल्ड रेटिंग दी है इस कंसिडरेशन के साथ कि नियर टर्म में इनके लिए एनवायरनमेंट बहुत ही चैलेंज्ड है कॉस्ट को लेकर के, और जो थोड़े बहुत मार्केटिंग मार्जिन वगैरह से ऑफसेट हो रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हो सकता है प्ले करें, लेकिन अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं किया तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो करंट प्राइस से नीचे का टारगेट है 1 साल के लिए, अगर ये दे रहे हैं तो दिक्कत में, इसलिए रेड में रखा है। और 10वां स्टॉक है IOC ग्रीन में। BPCL के नतीजों से क्यों लेते हो? मुझे लगता है कि IOC के नतीजे बेटर हो सकते हैं, तो इसको ग्रीन में रखना चाहिए। BPCL एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है। REC लाल रखा है इसको में से। कमजोर नंबर्स हैं अक्रॉस द बोर्ड। ऑपरेशनली परफॉर्मेंस खासा वीक इस क्वार्टर में। इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन और स्प्रेड्स कई सालों के लोज पे पहुंच गए। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 19 तिमाहियों से इस तरह का कमजोर परफॉर्मेंस नहीं था जो इस क्वार्टर में डिलीवर हुआ है। और प्योरली REC का रब ऑफ PFC मान के चल रहा हूँ, दोनों को रेड लेके चल रहा हूँ। हालांकि कल कुछ फाइनेंशियल्स हरकत में आने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में जरा वॉच आउट करिएगा आज का सेशन, लेकिन नंबर्स के दम पे REC तो खासा कमजोर नंबर है, इसमें कोई शक नहीं। टेक महिंद्रा को मैं रेड लेके चल रहा हूँ। अब ये थोड़ा सा डाइसी विकेट वाला मामला है। टेक महिंद्रा के नंबर्स वैसे हैं मिले जुले, भाई रेवेन्यू ठंडा है, मार्जिन्स अच्छे हैं। मैं रेवेन्यू को तवज्जो ज्यादा दे रहा हूं, पहली बता रहा हूं, इसीलिए मैं लाल लेके चल रहा हूं। आप लोग जरा स्क्रीन देखिएगा। टेक महिंद्रा का इशू ये है कि ऑलरेडी निफ्टी 50 के जो 5 दिग्गज IT स्टॉक शुमार हैं उसमें सबसे ज्यादा पिटा हुआ विप्रो और टेक महिंद्रा है, और टेक महिंद्रा तो बहुत ज्यादा, तो वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव लगता है कई सारी ब्रोकरेजेस को। तो रिपोर्ट्स अगर आएंगी, जैसे नीरज जी कुछ ब्रोकरेजेस मेंशन कर रहे थे, तो वो तो अभी भी तेजी की लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ। मैं आज के रिजल्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ महज 0.2%, और जब मैंने आपको वो अनुमान प्रेजेंट करे थे तब मैंने कहा था दिग्गजों में सबसे कमजोर होगा 0.5% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। वो सबसे कमजोर तो वैसे ही एक्सपेक्टेड था, उसमें भी 0.2 आया है, तगड़ा मिस है एक्सपेक्टेशन के सामने। भाई कंपनी कह रही है कि वो जो फर्लो, ये HCL टेक ने भी वर्ड यूज करा था, आपको याद होगा, है ना, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उससे रेवेन्यू डेंट हो रहा है। टेलीकॉम और टेक दोनों में दिक्कतें आ रही हैं, और ये जो फर्लोज हैं इसका स्पिल ओवर Q4 में भी देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाली तिमाही भी दिक्कत भरी होगी। अपफ्रंट कह रहे हैं। BFSI मैन्युफैक्चरिंग में हमने ऑलरेडी इस क्वार्टर में वीकनेस आती हुई देखी, अब ये वो टेलीकॉम और टेक की बात कर रहे हैं। मैं उसको ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं जो इन्होंने कमेंट्री दी है, क्योंकि इस क्वार्टर में मेरा मानना था रेवेन्यू मोमेंटम कौन इंटैक्ट रख पा रहा है, कैसी कमेंट्रीज आ रही है, उस पर स्ट्रीट ज्यादा फोकस करेगा, ना कि मार्जिन्स पे। खैर मार्जिन्स अच्छे हैं, 11.8% एक्सपेक्टेशन के सामने 12% के मार्जिन्स इन्होंने क्लॉक करे, वो अच्छी बात। लेकिन मेरे को लगता है रेवेन्यू मोमेंटम जो आया है, आगे की कमेंट्री जो आई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो वीकनेस की तरफ इंडिकेशंस दे रही है। शायद इन रेड रखें। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक स्टॉक रह गया है, ऑयल इंडिया। बेसिकली इसीलिए कि अच्छा ONGC वैसे ऑफ लेट करेक्ट होना तगड़ा शुरू हो गया है, ऑल इंडिया नहीं हो रहा उस तरह से करेक्ट, ये अच्छी बात है स्टॉक के लिए। लेकिन ऑल इंडिया इसलिए मेंशन कर रहा हूं कल और आज के बीच में क्रूड $2 के बीच में जो कूल ऑफ हुआ है, और मुझे टीम को भी बैलेंस आउट करना था, तो हरे और लाल के, तो मैं कुछ लाल के ऑप्शंस ढूंढ रहा था, उसमें ऑल इंडिया को सिंगल आउट कर रहा है सिर्फ इसीलिए। देखते हैं कैसा बिहेवियर होगा, सिर्फ टीम में ऐड करिए, स्क्रीन पे ऐड करिएगा। लाइकली है कि रेड में शायद आज ये कामकाज करता हुआ नजर आए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे टीम्स का एक क्विक रैप अप।